हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो चलिए, तो ये टॉट पे हम लोग ने लास्ट लेक्चर में क्या देखा था, बताइए। लास्ट लेक्चर में देखा था लाइबिलिटी। कौन सी लाइबिलिटी? फॉल्ट बेस्ड लाइबिलिटी। जिसमें हम लोगों ने क्या देखा था, एजेंशियल्स ऑफ टॉट। एजेंशियल्स ऑफ टॉट के एजेंशियल्स क्या थे, याद हैं? जिसमें लीगल डैमेज में दो मैक्सिम थी बहुत फेमस। इंजीरिया साइन डेमनम, डेमनम साइन इंजीरिया। इंजीरिया साइन डेमनम के लीडिंग केसेस कौन कौन से थे, बताइए। तीन केसेस हम लोग ने पढ़े हैं उसमें, अजय वर्सेस वाइट, टोजन वर्सेस चाइल्ड और भीम सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। और डेमनम साइन इंजीरिया में, डेमनम साइन इंजीरिया हम लोग देखा था ग्लूकोस्टर ग्रामर स्कूल और रिचर्ड वर्सेस चेसमोर और एक्टन वर्सेस डिक्सन, एक्टन वर्सेस ब्लंडल और कौन सा था, हाँ मुगल स्टीमशिप था और ऊषा बेन था और डिक्सन वाला था। सब याद है ना? चलिए याद कर लीजिएगा, आएगा उसी में से। उसके बाद हम लोग लास्ट में देखने लगे थे एक वो जियांट वाला केस और था, जिसमें वो वुलन गारमेंट पहनता है, उसके कपड़े खराब, स्किन खराब हो जाती है। चलिए तो आते हैं इस पे। हम लोग बाद में देख रहे थे डैमेजेस, वो सॉरी जनरल डिफेंसेस देख रहे थे हम लोग कि वो डिफेंस क्या ले सकता है। ठीक है, उसमें हम लोग ने कितने लिखे थे, 11-12 लिखे थे। चलिए पहला हम लोग आज पढ़ेंगे वॉलेंटी नॉन फिट इंजूरिया। वॉलेंटी नॉन फिट इंजूरिया क्या होता है, इसका मतलब बताइए। इसका सिंपल सा मतलब है, अगर आपने कंसेंट दी है, वो भी वॉलेंट्री, ठीक है, अगर प्लेंटिफ ने वॉलेंट्री कंसेंट दी है अपनी मर्जी से किसी काम के लिए, अब अगर उसमें उसको हार्म पहुंचता है, ठीक है, तो फिर वो बाद में केस नहीं कर सकता। बस इतना सा कह सकता है। ये वॉलेंट्री नॉन फिट इंजीरिया क्या करता है, ये डिफेंस है और सबसे इम्पोर्टेंट डिफेंस है। ठीक है, अगर कोई वॉलेंट्री कंसेंट दे रहा है किसी चीज के लिए, फिर अगर उसे कोई लॉस या हार्म होता है, फिर वो टॉर्ट में केस फाइल नहीं कर सकता। अब चाहे वो कंसेंट एक्सप्रेसली हो चाहे इम्प्लाइडली हो, एक्सप्रेसली भी दे सकता है और इम्प्लाइडली भी, चाहे एक्सप्रेस हो चाहे इम्प्लाइड हो। अब एक्सप्रेस कंसेंट कौन सी होती है? एक्सप्रेस कंसेंट होती है, मान लीजिए आपका कोई ऑपरेशन होना है, आपका क्यों होना हो, मान लीजिए किसी का भी ऑपरेशन होना है, ठीक है। अब तो उसमें क्या होता है, उसमें एक्सप्रेस कंसेंट ली जाती है, डॉक्टर साइन कराते हैं ना पेपर पहले, कि अगर कुछ इनको हो जाता है तो भाई डॉक्टर या हॉस्पिटल जिम्मेदार नहीं होगा, तो आप एक्सप्रेस कंसेंट दे रहे हैं। इम्प्लाइडली कंसेंट क्या होती है, फॉर एग्जाम्पल आप कोई थिएटर में मूवी देखने गए, ठीक है, तो उसमें अगर आपको कोई हार्म पहुंचता है, थिएटर में मूवी में कैसे हार्म पहुंच जाएगा, नहीं, मान लीजिए आप कोई क्रिकेट मैच देखने गए, ठीक है, क्रिकेट मैच देखने गए, तो आप वॉलेंट्री मतलब इम्प्लाइडली कंसेंट दे रहे हैं कि अगर वहां पे आपको कोई बॉल हिट कर जाती है बाई चांस, तो इतना आप रिस्क लेके चल रहे हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं इसमें क्या है। इसमें केसेस हैं, केसेस तो हर जगह ही है भाई टॉर्ट में। चलिए कौन कौन से केस देखने हैं हमने। पहला इसमें देखना है हॉल वर्सेस ब्रुकलैंड ऑटो रेसिंग कंपनी। हॉल वर्सेस ब्रुकलैंड ऑटो रेसिंग कंपनी, ऑटो रेसिंग क्लब है, सॉरी। दूसरा केस है इसमें वोल्लेज वर्सेस समर। और तीसरा इसमें केस है पद्मा वर्सेस दुर्गा नायका। पद्मावती वर्सेस दुर्गा नायका। चलिए अब देखते हैं इन केसेस में क्या हुआ था। देखिए ये केवल भूमिका बनाने के लिए केसेस हैं कि वॉलेंट्री नॉन फिट इंजूरिया क्या होता है, ये समझाने के लिए। अब आप ये तीन केसेस देखेंगे, आपको एकदम समझ में आ जाएगा वॉलेंट्री नॉन फिट इंजूरिया क्या है। पहले केस में क्या हुआ था, प्लेंटिफ जो था वो कहाँ गया, वो ऑटो रेसिंग
देखने गया था, ठीक है। अब ऑटो रेसिंग आप देखने गए तो वहां पर ये इम्प्लाइडली कंसेंट आप दे रहे हैं कि अगर वहां पे कोई चीज आपको हिट कर जाती, ऑटो रेसिंग में कोई चीज उड़ के आपके लग जाती है तो उसमें डिफेंडेंट लायबल नहीं होगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो डिफेंस ले लेगा वॉलंटरी नॉन फिट इंजीरिया की। तो वो इसमें जैसा केस है वैसे ही फैक्ट है इसके। वो ऑटो रेसिंग देखने गया था। बुल्लिज वर्सेस समर में बिल्कुल ऐसे ही हुआ था, लेकिन यहाँ पे वो हॉर्स रेसिंग देखने गया था। अब हॉर्स रेसिंग में भी अगर आपको जितनी उसने मतलब जिस हद तक उसने कंसेंट दी है ना, अब मैं हॉर्स रेसिंग देखने गया हूँ तो मेरी ये है कि अगर घोड़े वोड़े दौड़ने से मुझे कोई चोट आ जाती है तब बात अलग है। ये थोड़े कंसेंट दे रहा हूँ कि बिल्डिंग मेरे ऊपर गिर जाए, है कि नहीं है, या जहाँ पे बैठा हूँ वो पूरा मेरे ऊपर गिर जाए, ये सब नहीं। जितनी मतलब रिस्क होती है उतनी रिस्क के लिए ये लायबल होंगे। कौन? प्लेंटिव। अब पदमा वर्सेस दुग्गा नायका, वेरी इंपॉर्टेंट केस। क्या हुआ था इसमें? इसमें भाई क्या हुआ था, एक कैब का ड्राइवर था, वो अपनी कैब में पेट्रोल पंप पे पेट्रोल पड़वा रहा था। तो दो स्ट्रेंजर थी, दो औरतें थी उसके पास आई, जो कि उसके लिए एकदम स्ट्रेंजर थी। उससे लिफ्ट मांगने लगी, ठीक है, कि भाई साहब आप वहाँ जा रहे हो तो हमें भी छोड़ दो। तो उसने क्या कहा, ठीक है मैं छोड़ दूंगा। उसने उन्हें बैठा लिया। अब क्या हुआ, बीच में गाड़ी के टायर का एक बोल्ट निकल जाने से, ठीक है, गाड़ी जिस कैब में वो लोग जा रही थी, जिसमें लिफ्ट ली थी, उसका कैब का बोल्ट निकल जाने से टायर का, वो गाड़ी पलट जाती है और उसमें दोनों लेडीज इंजर्ड हो जाती है। एक की डेथ हो जाती है और एक इंजर्ड हो जाती है, ठीक। तो जो इंजर्ड हो जाती है वो केस करती है कि भाई कंपनसेशन मिले इसमें। तो कोर्ट कहता है देखिए, पहली बात इसमें दो तरीके दो हैं, इसलिए डिफेंडेंट नॉट लायबल। पहली बात तो आपको फैक्ट ऐसे याद होने चाहिए, ठीक है, नॉट लायबल, डिफेंडेंट इसमें लायबल नहीं हुआ। तो फैक्ट क्या थे? कोर्ट फैक्ट तो आपको मालूम हो ही गए। टू स्ट्रेंजर थी, उन्होंने कैब ड्राइवर से लिफ्ट ली, कैब ड्राइवर से लिफ्ट मांगी। अब क्या हुआ, कोर्ट ने क्यों बोला? क्यों? पहली बात तो ये एक्सीडेंट है, ठीक भाई, उसे थोड़े पता था कि बोल्ट निकल जाएगा। और दूसरी बात, आपने वॉलेंट्री कंसेंट दी थी, ठीक है, आपने लिफ्ट क्यों मांगी भाई? इन्हीं दोनों की वजह से कोर्ट ने कहा कि इसमें डिफेंडेंट जो है, डिफेंडेंट कौन होगा? ऑनर ऑफ द कैब, वो लायबल नहीं है। चलिए, ये तीनों के समझ में आ गए। अब क्या होता है, वॉलेंट्री नॉन फिट इंजूरिया के लिए, वॉलेंट्री नॉन फिट इंजूरिया का डिफेंस लेने के लिए डिफेंडेंट को दो चीजें प्रूव करनी पड़ती हैं, मतलब इसकी एजेंशियल कंडीशन। एजेंशियल कंडीशन क्या है? दो चीजें प्रूव करनी होती हैं। पहला कि कंसेंट फ्री है, फ्री कंसेंट है। दूसरा है कि नॉलेज, कि जो कंसेंट दे रहा है उसे रिस्क की नॉलेज है कि इसमें रिस्क है, ठीक है। ये दो चीजें अगर डिफेंडेंट ने प्रूफ कर दी तो उसे वॉलेंट्री नॉन फिट इंजीरिया का डिफेंस मिल जाएगा। तो इसमें क्या है, फ्री कंसेंट में क्या है? फ्री कंसेंट का मतलब समझ गए ना कि भाई वॉलेंट्री जैसे टर्म हुआ है तो वॉलेंट्री होनी चाहिए, किसी भी टाइप का फोर्स, फ्रॉड, अनड्यू इन्फ्लुएंस, मिसरिप्रेजेंटेशन, ऐसी कोई चीज इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए, तभी तो वो फ्री कंसेंट होगी। अब मैं उसे मिसरिप्रेजेंट कर रहा हूँ, बोल उससे कुछ और रहा हूँ, हकीकत में कुछ और कर रहा हूँ। मैंने उससे रिप्रेजेंट किया कि चलो यार हम लोग जो है लकड़ी के डंडे से शॉर्ट खेलते हैं, अब उसमें हकीकत में हम असली तलवार ले आए, उससे क्या अब इससे खेलो, ऐसा थोड़े होता है। मिसरिप्रेजेंट नहीं करना है। फ्री कंसेंट का मतलब है कि उसमें मिस्टेक, फ्रॉड, अनड्यू इन्फ्लुएंस, मिसरिप्रेजेंटेशन, ये ऐसा कोअर्जन कुछ भी ऐसा नहीं होना चाहिए। जबरदस्ती तुम उसके ऊपर बंदूक रख के बोल रहे हो कि यार चलो खेलो, समझेंगे, अब हम दोनों में फाइट होगी, ऐसा थोड़े होगा। फ्री कंसेंट होनी चाहिए। तो इसमें केसेस हैं कुछ, कौन कौन से केस देखने हम लोग को? विलियम वर्सेस आर वर्सेस विलियम है, सॉरी, आर वर्सेस विलियम, ठीक है। और केस कौन सा देखना है हमें इसमें? और देखना है JN श्रीवास्तव, JN
श्रीवास्तव वर्सेस राधे बिहारी लाल। राधे बिहारी लाल। और कौन सा है? और है हाँ गांगुली, समीरा कोहली, सॉरी गांगुली याद आ गया, समीरा कोहली वर्सेस प्रभात। हो गए? चलिए, ये केसेस हमें फ्री कंसेंट में देखने हैं। और कोई है? अरे एक और है, इंपीरियल केमिस्ट, इंपीरियल केमिस्ट इंडस्ट्री वर्सेस सैटवेल। क्या हुआ था भाई इन केसेस में? ये सारे फ्री कंसर्न के हैं, ठीक है, नॉलेज हटा दो अभी। ये सारे केसेस किसके हैं? फ्री कंसर्न के। पहला केस आर वर्सेस विलियम, इन सब में क्या हुआ था? कोर्ट ने ये बताया था किस किस कंडीशन में फ्री कंसर्न नहीं है। आर वर्सेस विलियम में क्या होता है? एक म्यूजिक टीचर होता है, वो अपने स्टूडेंट से कहता है कि अगर तुम्हें अपनी आवाज़ ठीक करनी है तो मेरे साथ अननेचुरल सेक्सुअल इंटरकोर्स करो, जिससे तुम्हारे गला ठीक हो जाएगा, आवाज़ साफ हो जाएगी। तो कोर्ट ने तो वो उसके साथ करता भी, वो सोचती है कि भाई आवाज़ साफ हो जाएगी। अब क्या हुआ? आवाज़ ऐसा तो कुछ होना तो है नहीं। तो बाद में वो केस करती है। केस करती है तो ये डिफेंडेंट कहता है कि इन्होंने खुद कंसेंट दी थी, पहले मैंने इनसे कहा था, ये एग्री हो गई थी। तो कोर्ट ने कहा वो कंसेंट कैसी दी? फ्री कंसेंट नहीं थी, आपने कुछ और रिप्रेजेंट किया उससे, ठीक है। तो आर वर्सेस विलियम में ये हुआ था। इंपीरियल केमिस्ट इंडस्ट्रीज वर्सेस सैटवेल, इंपीरियल केमिस्ट इंडस्ट्रीज वर्सेस सैटवेल में क्या हुआ था? इसमें ये हुआ था कि कोर्ट ने ये देखा कि अगर कोई वो है एम्प्लॉयर है तो वो अपने सर्वेंट से, अगर कोई मास्टर है, अगर वो कोई सर्वेंट से कहता है तो सर्वेंट बेचारा ये सोचते हुए कि यार मेरी नौकरी चली जाएगी, अब चाहे वो रिस्क हो चाहे ना हो फिर भी उसे वो काम करना पड़ता है। तो वो कहते हैं कि ये फ्री कंसेंट ही में नहीं आता। ये मतलब एक ने केस किया कि अगर कोई मास्टर सर्वेंट से कह रहा है तो वो फ्री कंसेंट नहीं हो सकती उस काम के लिए। तो कोर्ट ने कहा ऐसा कुछ नहीं है, समझे कि नहीं। वो सर्वेंट भी जानता है कि वो क्या चीज़ उसके लिए जिसकी है, क्या चीज़ जिसकी नहीं है, ठीक है। अगर जिसकी है तो वो सर्वेंट होके भी उसका काम नहीं करेगा। तो इसमें ये हुआ था इंपीरियल केमिस्ट इंडस्ट्रीज वर्सेस सैटवेल। जे.एन. श्रीवास्तव वर्सेस राधे बिहारी लाल, इसमें क्या हुआ था? जे.एन. श्रीवास्तव वर्सेस राधे बिहारी लाल में ये हुआ था, ये मेडिकल से केस है, ठीक है। इसमें क्या हुआ था? एक डॉक्टर था तो उसे राधे बिहारी लाल जो है इनकी वाइफ का ऑपरेशन करना था, ठीक है। तो उससे जब इनिशियल रिपोर्ट में जब उसे पता चला तो उसने देखा कि भाई हाँ छोटा सा स्टोन है तो स्टोन सा ऑपरेशन हो जाएगा। तो उसने उस चीज़ पे साइन करवा लिया, ठीक है। बाद में जब वो ऑपरेशन कर रहा तब उसे पता चला अरे ये तो स्टोन नहीं है, कुछ और है, बड़ी बीमारी है। तो उसने फिर भी उसका ऑपरेशन कर दिया। तो ऑपरेशन करने के बाद उसकी 2 दिन बाद मौत हो गई उस औरत की, राधे बिहारी लाल की वाइफ की। अब क्या हुआ? राधे बिहारी लाल ने केस किया कि देखिए मैंने जिस ऑपरेशन के लिए कंसर्न दी थी, जिस चीज़ के लिए, इन्होंने वो नहीं कि कोई और ऑपरेशन किया है। और जब ये दूसरा ऑपरेशन करने भी जा रहे थे तो ऑपरेशन करने से पहले इन्हें मेरी कंसर्न लेनी चाहिए थी। कोर्ट ने कहा ऐसा थोड़े होता है भाई। अब उसने अगर बॉडी अगर फाड़ के ऑपरेशन करने जा रहा है, अब वो बॉडी छोड़ के तुम्हारे पास थोड़े कंसर्न लेने आएगा, समझे कि नहीं। तो कोर्ट ने कहा नहीं, इसमें जो है डिफेंडेंट हेल्ड नॉट लायबल, मतलब डॉक्टर हेल्ड नॉट लायबल, डॉक्टर जो डिफेंडेंट था। क्यों? देखिए अगर कोई और होता डॉक्टर की जगह, ठीक है, तो वो लायबल हो जाता। जिस चीज के लिए प्लेंटिफ ने कंसेंट दी है वही चीज होनी चाहिए। फॉर द सेम एक्ट द कंसेंट इज गिवन, समझे कि नहीं। जिसकी आप कंसेंट जिस चीज के लिए दी है काम भी वही होना चाहिए। इसमें क्या हुआ था? उसने कंसेंट तो दूसरे ऑपरेशन के लिए दी थी राधे बिहारी लाल ने, लेकिन डॉक्टर ने दूसरा ऑपरेशन कर दिया, लेकिन वो सिचुएशन अलग थी। अब वो क्या बॉडी छोड़ के जाता क्या आपसे कंसेंट लेने? इसलिए कोर्ट ने कहा इसमें नहीं। तो इसी टाइप के मेडिकल के बहुत सारे केसेस आने लगे कंसेंट के,
कि कंसेंट इसमें मिलेगी कि नहीं मिलेगी, कब लेनी है। अब एकदम कोई केस आ गया इमरजेंसी वाला, तो समीरा कोहली वर्सेस प्रभा में कोर्ट ने क्या, सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन दी थी, गाइडलाइंस इन रिलेशन टू मेडिकल कंसर्न, कि मेडिकल लाइन में कंसर्न क्या क्या होगा, कंसर्न कब मानी जाएगी कब नहीं मानी जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन दी थी, क्योंकि बहुत सारे ऐसे केसेस आने लगे थे राधे बिहारी लाल टाइप के। ठीक है, समीरा कोहली वर्सेस प्रभा में ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट केस है। चलिए, इसमें इतने ही केस हैं, 3 केस हैं इसमें। पहले देखिए, हम लोग ने कितने केस यहाँ पढ़े, 3 केस यहाँ पढ़े, ध्यान रखिएगा, पूछूंगा कल। जिसमें पद्मावती व दुग्गा नायक का तो वेरी इंपॉर्टेंट, हॉल वर्सेस ब्रुकलैंड ऑटो लीजिंग कंपनी, वेरी इंपॉर्टेंट। अब इसमें हम लोग देखे एजेंशियल्स हैं कुछ, क्या एजेंशियल है, 2 है, फ्री कंसेंट और दूसरा नॉलेज। तो फ्री कंसेंट में कितने केस पढ़े हम लोगों ने, 1 2 3 4 केस इसमें पढ़े। ठीक है, ध्यान रखिएगा, 4 3 7 हो चुके हैं अभी तक। चलिए दूसरा देखें अब, फ्री कंसेंट के बाद नॉलेज, ये हटा देते हैं इसे। समझ में तो आ रहा है? नॉलेज, अब नॉलेज क्या है भाई, अरे उसे रिस्क की नॉलेज होनी चाहिए। इस पे एक मैक्सिम पे बेस्ड है, कौन सी, साइंस नॉन फिट इंजूरिया, साइंस नॉन फिट इंजूरिया, यही है ना, यस, साइंस नॉन फिट इंजूरिया लिख लिया ना, दिख रहा है ना। चलिए, अब साइंस नॉन फिट इंजूरिया का दूसरा पॉइंट जैसे था नॉलेज, पहला तो फ्री कंसेंट होना चाहिए। ठीक, वॉलंटरी नॉन फिट इंजूरिया का डिफेंस लेने के लिए क्या 2 एसेंशियल कंडीशन को क्वालिफाई करना चाहिए, पहला फ्री कंसेंट, दूसरा नॉलेज। नॉलेज किस चीज की, अरे भाई प्लेंटिफ जो कंसेंट दे रहा है उसे नॉलेज होनी चाहिए रिस्क की, कि इसमें रिस्क कितना है। आप एकदम बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं, लेकिन हाँ पता होना चाहिए कि रिस्क कितना है, कि थोड़ी बहुत चोट आ सकती है कि साली कि जान चली जाएगी, समझे कि नहीं, इतनी नॉलेज की बात कर रहा है इसमें। अब साइंस की नॉन फिट इंजरी क्या लगा कि इसका मतलब होता है, पूछा जाता है ये मैक्सिम, मेयर नॉलेज ऑफ रिस्क, क्या बोलता है ये बोलता है कि सिर्फ ये प्रूफ कर देना, डिफेंडेंट सिर्फ अगर ये प्रूफ कर देता है कि प्लेंटिफ को नॉलेज का रिस्क थी, तो इतना सफिशिएंट नहीं है। मेयर नॉलेज ऑफ रिस्क सफिशिएंट नहीं है, आपको ये भी प्रूफ करना पड़ेगा कि उसे ये पता था कि इसमें इतनी इंजरी की मतलब चांसेस हैं। ठीक है, आपको ये भी प्रूफ करना पड़ेगा कि वो जानता था कि इसमें किस हद तक आपको इंजरी हो सकती है। चलिए अब इसमें केस देखते हैं। केसेस काफी हैं इसमें से तो पक्के, मतलब वॉलंटरी नॉन फिट इंजूरिया में से तो 1-2 आपके नंबर पक्के ही है, आंख बंद करके याद कर लीजिएगा। चलिए, स्मिथ वर्सेस बेकर, दूसरा केस क्या है, कल्टर वर्सेस यूनाइटेड डायरीज, लंदन लिमिटेड। तीसरा बोवेटर वर्सेस रॉयले रेगिस कॉर्पोरेशन, रॉयले रेगिस कॉर्पोरेशन। क्या है भाई, डैन वर्सेस हैमिल्टन, वेरी इंपॉर्टेंट, DANN, डैन वर्सेस हैमिल्टन। और भी कोई है? और तो कोई नहीं है। चलिए देखते हैं इसमें क्या है। अब आपने कहा नॉलेज
ठीक है, कि आपको ये भी बताना पड़ेगा कि उसे नॉलेज थी काम करते समय। तो ये केसेस इसी से ही रिलेटेड है। पहला जो केस ये मैक्सिम याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट, स्मिथ वर्सेस बेकर। स्मिथ वर्सेस बेकर में क्या हो रहा था, इसमें एक आदमी है, वो एक एम्प्लॉय होता है, वो जो कोल माइन होती है उसको तोड़ने ओड़ने का काम कर रहा था, ठीक है। तो वहाँ पर बड़ी बड़ी क्रेनें भी काम कर रही थी, जो पत्थर को यहाँ से वहाँ कर रही थी। क्रेन एक पत्थर को उठा के इधर से उधर कर रही थी, एक नहीं बहुत सारे पत्थरों को। तो जो एम्प्लॉय काम कर रहे थे उसके नीचे भी, मतलब उनके ऊपर से ही पत्थर जा रहा था। तो क्या होता है, एक पत्थर वहाँ से गिर के प्लेंटिफ के ऊपर गिर जाता है, ठीक। अब प्लेंटिफ के ऊपर गिर जाता है तो डिफेंडेंट ये कहता है कि माय लॉर्ड, इन्हें नॉलेज थी कि ये वहाँ पर काम कर रहे हैं, क्रेन से पत्थर ढोया जा रहा है, तो भाई इन्हें चोट आ सकती है। कोर्ट ने कहा ऐसा नहीं है, समझे कि नहीं। उसे नॉलेज थी कि चोट आ सकती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं था, उसे ये नॉलेज थी कि पत्थर ही ऊपर गिर जाएगा, ठीक है। तो इसमें कोर्ट ने डिफेंडेंट हेल्ड लायबल आपको ये पता होना चाहिए कि फैक्ट क्या थे, और फैक्ट के साथ ये भी पता होना चाहिए कि वो लायबल था कि नहीं था। क्या था, ये क्रेन वाला केस है, क्रेन स्टोन वर्कर, इतने से ही याद हो जाना चाहिए, ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं होती। कल्टर वर्सेस यूनाइटेड डायरीज लंदन लिमिटेड, क्या हुआ था अंदर, इसमें ये हुआ था, ये इंपॉर्टेंट केस है, ठीक है, क्योंकि इसी का एक अपोजिट भी केस है कि थोड़ा सा ही उसमें अंतर था, उसमें कुछ और हेल्ड हुआ था, इसमें कुछ और हेल्ड हुआ था। अब इसमें क्या हुआ था, अब एक तांगा ड्राइवर था, तो उसने अपने 2 घोड़े ऐसे ही खड़े कर दिए थे, मतलब बांधा नहीं था उन्हें, ठीक है। तो घोड़े ऐसे ही खड़े थे, तो उसमें क्या हुआ, उसमें कुछ बच्चे आए, उन्होंने डेला उठा के घोड़ों के मार दिया, घोड़े बेचारे भग पड़े। जब वो भागे तो तांगा वाला चिल्लाया कि इन्हें रोको रोको रोको। तो एक आदमी भाई रोकने के लिए तो कूद गया उसके ऊपर। जब वो कूद गया तो भाई उसके चोट आ गई। तो इसमें कोर्ट ने क्या कहा, तो उसने जब चोट आ गई तो उसने तांगा के मालिक के ऊपर केस किया। तो इसमें कोर्ट ने कहा डिफेंडेंट, बताइए लायबल होगा कि नहीं, नॉट लायबल। क्यों बताइए क्यों, क्योंकि इसमें क्या हुआ था, कल्टा वर्सेस यूनाइटेड डायरीज में, कि वो उसे मालूम था, उसे नॉलेज थी कि अगर मैं उसे रोकूंगा घोड़े को, ठीक है, तो मुझे चोट आ सकती है। उसे नॉलेज थी ना, इसलिए, ठीक है। नॉलेज, उसे नॉलेज, भाई आप ही जान लो, कोई एकदम दौड़ रहा हो, ठीक है, मान लो कोई जानवर गाय भैंस और ये सब एकदम दौड़ जाते हैं रोड पे, आप सोचो कोई चिल्ला रहा है रोको रोको, आप रोकने पहुंच जाओ तो क्या होगा, ये तो समझ लो चोट आएगी आपके, तो आप अपनी ओर से जा रहे हो, ठीक है, इसलिए। अब बोला बस इसमें क्या हुआ था, इसमें बोवेटर वर्सेस रोले लेगेस कॉर्पोरेशन, इसमें ये हुआ था, इसमें जो जो तांगा वाला था वो प्लेंटिफ से कहता है यार तुम चलाओ थोड़ी देर। प्लेंटिफ पहले मना करता नहीं यार मैं नहीं चलाऊंगा, तुम्हें जाओ। फिर बाद में कहता अच्छा दो यार मैं चलाऊं, ठीक है। अब क्या होता है, अब प्लेंटिफ तांगा चलाने लगता है तो एक्सीडेंट हो जाता है, प्लेंटिफ पे चोट आ जाती है, प्लेंटिफ चोट आ जाती तो वो डिफेंडेंट के ऊपर केस करता है, डिफेंडेंट के ऊपर केस करता है तो कोर्ट क्या हेल्ड करेगी, बताइए लायबल होगा कि नहीं। हाँ भाई डिफेंडेंट लायबल होगा, क्यों, क्योंकि उसने खुद ही उसे ऑफर किया कि तुम चलाओ, जबकि वो जानता था ये चलाएगा, कोई और चला रहा है तो रिस्क है ना उसमें। अब प्लेंटिफ ने चाहे खुद ही ले लिया हो या प्लेंटिफ को नॉलेज है लेकिन डिफेंडेंट की इसमें ज्यादा फॉल्ट है, ठीक है, इसलिए कोर्ट ने उसे डिफेंडेंट हेल्ड लायबल। ये वाला कैसे याद रखेंगे, लिख लीजिएगा अपने हिसाब से, ठीक है। इसमें हेल्ड लायबल, इसमें लायबल हो गया डिफेंडेंट, अपने हिसाब से लिखा करिए आप, जिससे आप ही नोट्स देखेंगे अपने आप ही को समझ में आना चाहिए। डैन वर्सेस हैमिल्टन, वेरी इंपॉर्टेंट केस है, ठीक है, कोई याद रहे ना रहे, यहाँ पे नॉलेज वाले में साइंटिफिक नॉन फिट इंजीरिया में डैन वर्सेस हैमिल्टन आपको हमेशा याद रहना चाहिए। अब इसमें क्या होता है, इसमें एक लेडी होती है, वो क्या करती है, वो एक कैब बुक करती है, ठीक है। अब वो कैब बुक करती है, जब वो ड्राइवर आता है ना तब वो देखती है कि थोड़ा ये ड्रंक है, ठीक है। अब वो ड्रंक ड्राइवर होने के बावजूद भी वो उसमें बैठ जाती है, ठीक है, बैठ जाती है। तो फिर वो ड्राइवर ड्रंक होता है, वो एक्सीडेंट कर देता है जिसमें ड्राइवर की मौत हो जाती है और लेडी इंजर्ड हो जाती है।
लेडी फिर जो ड्राइवर जो कैब का मालिक होता है उस कंपनी के ऊपर केस करती है कि भाई कंपनसेशन दो हमें, है कि नहीं। तो इसमें बताइए क्या होगा। इसमें कोर्ट कहती है डिफेंडेंट हेल्ड लायबल। क्यों? क्योंकि कोर्ट ये ऑब्जर्व करती है कि ठीक है ड्राइवर ड्रंक था तो इस वजह से उसे नहीं बैठना चाहिए था, लेकिन इतना भी ड्रंक नहीं था कि वो इतना रिस्क समझ ले कि एक्सीडेंट हो जाएगा, ठीक है। इसलिए डिफेंडेंट हेल्ड लायबल। डिफेंडेंट ने क्या डिफेंस लिया था? ये डिफेंस लिया था कि माय लॉर्ड जब इन्होंने देखा कि ड्राइवर ड्रंक है तो ये क्यों गाड़ी में बैठ गए, इनको नहीं बैठना चाहिए था। तो कोर्ट कहती है कि वो इतना भी ड्रंक नहीं था कि कोई उसमें बैठे ना, ठीक है, आपको कंपनसेशन देना पड़ेगा। ध्यान रखिए बहुत इंपॉर्टेंट है हेल्ड लायबल। चलिए इतना हो गया साइंस डी नॉन फिट इंजूरिया। अब क्या होता है, इसको अप्लाई करने में, वॉलंटरी नॉन फिट इंजूरिया को अप्लाई करने में भी इसकी भी कुछ लिमिटेशन है, या हम कह सकते हैं इसके भी एक्सेप्शन है कि कब ये अप्लाई नहीं होगा, कब ये कंसर्न देने के बावजूद भी वो लायबल हो जाएगा। तो हमारा क्या है, हमने पहले वॉलंटरी नॉन फिट इंजूरिया पढ़ा, ठीक है। इसके बाद हमने इसके एजेंशियल्स पढ़े। एजेंशियल्स 2 थे, उसमें बहुत सारे केसेस भी थे। पहला क्या था, फ्री कंसेंट होनी चाहिए, और दूसरा था नॉलेज होनी चाहिए, ठीक। अब इसके बाद हम लोग इसमें पढ़ेंगे कि इसकी लिमिटेशन, कब ये वॉलंटरी नॉन फिट इंजूरिया अप्लाई नहीं होगा। इसके एक्सेप्शंस भी हैं कि कंसेंट देने के बावजूद भी कोर्ट कह दे कि वो लायबल नहीं है, कब है। चलिए अब हम लोग इसके एक्सेप्शन देखेंगे। स्ट्रक्चर भी ध्यान रहना चाहिए कि ये क्या है। चलिए क्या क्या भाई, पहली बात तो कंसेंट अगर इलीगल है, इलीगल कंसेंट, ठीक। दूसरा क्या है, ब्रीच ऑफ स्टैट्यूटरी ड्यूटी। तीसरा नेग्लिजेंस। चौथा रेस्क्यू केसेस। अभी सब बता दूंगा, रेस्क्यू केसेस। पांचवा अनफेयर कॉन्ट्रैक्ट फंक्शन। कॉन्ट्रैक्ट है ना, ये 5 ऐसे चीजें हैं, ये क्या है, वॉलंटरी नॉन फिट इंजूरिया के एक्सेप्शन है कि अगर इनमें फॉल हो गया, अगर केस कंसेंट इसमें फॉल हो गई तो उसे कंसेंट मिलने के बावजूद भी डिफेंडेंट वॉलंटरी नॉन फिट इंजूरिया का डिफेंस नहीं ले पाएगा। पहला क्या है, कंसेंट इलीगल है। इलीगल का मतलब रॉन्गफुल एक्ट के लिए, ठीक है। अगर कंसेंट रॉन्गफुल एक्ट के लिए है तो वो कंसेंट की कोई वैल्यू नहीं है। किसी केस में बोला गया था, हाँ, आर वर्सेस डोनोवन, यही बात बोली गई थी, आर वर्सेस डोनोवन, यही बात बोली गई थी। अगर कंसेंट अगर किसी इलीगल वर्क के लिए, रॉन्गफुल एक्ट के लिए है तो वो कंसेंट की कोई वैल्यू नहीं है। दूसरा ब्रीच ऑफ स्टैट्यूटरी ड्यूटी। अगर कंसेंट ब्रीच ऑफ स्टैट्यूटरी ड्यूटी के लिए है तो भी कोई डिफेंस नहीं माना जाएगा, ठीक है। तीसरा, अगर कंसेंट देने के बाद डिफेंडेंट ने कोई नेग्लिजेंस कर दिया, अगर डिफेंडेंट के पार्ट पे कोई नेग्लिजेंस हो रहा है तो कंसेंट की कोई वैल्यू नहीं है। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट केस है, याद रखिएगा, ब्रैडॉन वर्सेस, ब्रैडॉन ही है, हाँ, ब्रैडॉन वर्सेस ऑसबॉर्न। क्या हुआ था इसमें, इसको हम जानते हैं स्काईलाइट केस के नाम से, स्काईलाइट केस, ठीक। एक्सेप्शंस पढ़ रहे हैं हम लोग, 5 एक्सेप्शन है, इसके बाद 5 एक्सेप्शन और लिख लीजिएगा, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो आपको पूरा स्ट्रक्चर समझ में आ जाएगा। चलिए क्या है भाई, इसमें क्या हुआ था, इसमें हस्बैंड वाइफ थे, वो एक रेस्टोरेंट में खाना खाने गए, ठीक है। अब क्या हुआ, वहाँ पे ऊपर स्काईलाइट लगी हुई थी तो उसका एक शीशा टूट के हस्बैंड के ऊपर गिर जाता है।
अब हस्बैंड उसको बचाने के लिए, हस्बैंड को उसमें से रेस्क्यू करने, उसमें से निकालने के लिए वाइफ भी इंजर्ड हो जाती है, दोनों के चोट आ जाती है, दोनों लोग क्लेम करते हैं। अब वो कोर्ट में कहता है, देखिए ये कोर्ट में वो डिफेंस लेता है कि भाई इनकी कंसर्न थी, तो वो कहता है नहीं, ऑन द पार्ट ऑफ रेस्टोरेंट ओनर नेग्लिजेंस हुआ है, इसलिए वो हेल्ड लायबल। अब क्या हुआ इसमें, और कुछ है? और कुछ नहीं। रेस्क्यू केसेस देखते हैं। रेस्क्यू केसेस इंपॉर्टेंट है। रेस्क्यू केसेस से लास्ट ईयर बिहार जुडिशरी में आया था और ब्लैड के पेपर में भी मैं देख चुका हूं, डायरेक्ट आया था कि हाइन वर्सेस, क्या केस का नाम था, हाँ, हाइनेस वर्सेस हार्वुड। हार्नेस, तब चलो पहले लिख लेते हैं कौन कौन से केसेस हैं इसमें। हाइनेस वर्सेस हार्वुड, वैगनार वर्सेस इंटरनेशनल रेलवे, और भी कोई है, बेकर वर्सेस टी.ई. हॉपकिंस एंड सन। और कोई नहीं, चलिए ये 3 केसेस हैं, रेस्क्यू केसेस के 3 केसेस हैं, और पहला और दूसरा तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहला ये भी और ये भी, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट और ये इम्पॉर्टेंट। ठीक, चलिए देखते हैं अब क्या होता है। हाइनेस वर्सेस हार्वुड में क्या हुआ था ना, इसमें ये हुआ था कि एक तांगा ड्राइवर था, ठीक है, तो उसके जो घोड़े थे वो एकदम रोड पे भाग लिए। ठीक, अब क्या हुआ, वो बहुत तेजी में घोड़े भागते हुए जा रहे थे, तो एक कांस्टेबल ने देखा कि ये बहुत तेजी में भागते हुए आ रहे हैं और आगे एक लेडीज और एक बच्चा खड़ा है, ये उनको इंजर्ड कर देंगे। तो वो क्या करता है, कांस्टेबल घोड़े को रोकने के लिए कूद जाता बीच में। अब वो घोड़े को रोक तो लेता है लेकिन खुद भी इंजर्ड हो जाता है। फिर वो केस करता है, तो डिफेंडेंट बोलता है कि माय लॉर्ड, ये तो इन्हें पता था ना, ये तो वॉलेंट्री है ना, इन्हें पता था कि वो अगर ये कूदेंगे बीच में तो ये इंजर्ड हो जाएंगे, फिर ये क्यों कूदे। तो कोर्ट ने कहा, देखो पहली बात तो ये रेस्क्यू केसेस है, अगर हर कोई ये कहेगा कि अगर, तो फिर किसी कोई अगर जरूरत पड़ेगी तो कौन किसकी मदद करने आएगा, है कि नहीं। अगर रेस्क्यू केसेस है, कहीं पे आपको जरूरत है और कोई आपको रेस्क्यू करने आता है, उस समय वो इंजर्ड हो जाता है, तो आप लायबल होंगे, लेकिन उतना ही इंजर्ड होना चाहिए जितना जरूरी है। इस केस में पहली बात कोर्ट ने कहा रेस्क्यू केस में फॉल होता है, उसने एक लेडीज को और बच्चे को बचाने के लिए वो बीच में आया। दूसरा, वो पुलिस कांस्टेबल था, उसकी ड्यूटी थी उसे रोकना, ठीक है, तो तुम दोनों तरीके से ही लायबल हो। जबकि पहले हम लोग ने केस देखा था उसमें वो लायबल नहीं था। किसमें, कल्टन वर्सेस यूनाइटेड डायरीज में बताया था मैंने, कल्टन वर्सेस यूनाइटेड डायरीज में वो लायबल नहीं था। यहाँ पर सिर्फ वो इसलिए क्योंकि वो पुलिस कांस्टेबल था इसलिए, और दूसरा ये रेस्क्यू केसेस में आता है। रेस्क्यू केसेस में, अरे भाई पहले वाले केस में किसी लेडीज को चोट आने वाली थोड़ी थी, इसमें लेडीज और बच्चे को चोट आने वाली थी। अगर पुलिस कांस्टेबल नहीं रखता तो घोड़ा उनके ऊपर एक्सीडेंट हो जाता। अब वैगनार वर्सेस इंटरनेशनल रेलवे, इसमें क्या होता है, एक पैसेंजर होता है तो वो रेलवे की लापरवाही की वजह से वो ट्रेन से नीचे गिर जाता है, ठीक है। अब उसको ढूंढने के लिए कुछ लोग नीचे उतरते हैं। अब जब उसे लोग ढूंढ रहे होते हैं तो एक प्लेंटिफ होता है, उसके चोट आ जाती है, तो प्लेंटिफ रेलवे कंपनी के ऊपर केस करती है। तो रेलवे कंपनी कहती है भाई ये खुद ही अपनी मर्जी से आए थे, इन्हें रिस्क मालूम था। कोर्ट कहती है नहीं, ये रेस्क्यू केसेस में आ जाएगा। क्यों, क्योंकि वो बचाने जा रहा था उसे, ठीक है, तो रेलवे कंपनी इज लायबल। अब बेकर वर्सेस टी हॉपकिंस एंड सन, इसमें क्या हुआ था, बेकर वर्सेस टी हॉपकिंस एंड सन्स में कि क्या होता है, एक टैंक जो है उसकी साफ सफाई चल रही होती है, ठीक है, टैंक की साफ सफाई चल रही होती है, तो उसमें जो लेबर
जो उतरी होती है वो भारी नहीं निकलती, बेहोश हो जाती है और उसमें मर जाती है। ठीक है। अब एक डॉक्टर साहब थे, डॉक्टर बेकर थे, वो उन लोग को ढूंढने के लिए बचाने के चक्कर में वो भी उसमें उतर जाते हैं और उनकी भी डेथ हो जाती है। ठीक। अब क्या होता है, कोर्ट कहती है कि देखो भाई ये रेस्क्यू केसेस है, उन्हें पता था कि अंदर रिस्क है लेकिन वो गए तो भाई डिफेंडेंट लायबल होगा। लेकिन इन सब चीज़ों में एक बात और आपको ध्यान रखें कि रेस्क्यू केसेस उतना ही आप लायबल होंगे, डिफेंडेंट लायबल होगा जितनी रेस्क्यू में रिस्क की ज़रूरत है। अब फॉर एग्जाम्पल रिस्क है उसमें 10,000 रुपये का, एक एग्जाम्पल तौर बता रहे हैं। ठीक है। अब आप लॉस कर रहे हो 1 लाख का, तो नहीं, रेस्क्यू में जितना रिस्क की ज़रूरत है उतना ही के लिए वो लायबल होगा। अगर आप रेस्क्यू करते समय अपने चक्कर में कुछ और ज़्यादा नुकसान कर लेते हैं अपना, तो डिफेंडेंट लायबल नहीं होगा। ठीक है। अब इसमें और तो कुछ है नहीं। अनफेयर कॉन्ट्रैक्ट टर्म एक्ट जो है ना, ये इंग्लैंड में एक एक्ट है। ठीक है। जिसको वो डिफेंस में मानते थे, मतलब इसको एक्सेप्शन में वो डाल के सकते थे। यहाँ पर ये ऑब्जेक्टिव टाइप के लिए आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और इसकी कोई वैल्यू नहीं है। अनफेयर कॉन्ट्रैक्ट टर्म्स एक्ट 1977, तो इसके 5 एक्सेप्शंस भी हैं। ठीक है। तो समझ में आ रहा है कि नहीं? चलिए ठीक है, थैंक यू।